जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड के महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का भी क्वाड की बैठक में पहुंचने पर स्वागत किया गया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद उत्पन्न हुई वैश्विक चुनौतियों के कारण क्वाड की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठक जैसे ही प्रारंभ हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया। योर एक्सेलेंसीज, प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड के नेताओं की आज बैठक हो रही है। बैठक में मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक रणनीतिक आधार तैयार करने और यूक्रेन पर रूस के हमले जैसे मुद्दों के केंद्र में रहने की उम्मीद है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पारस्परिक हित के क्षेत्र के विकास और वैश्विक मुद्दे के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी भाषा के एक अग्रणी अखबार में सोमवार को एक लेख लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, जहां सुरक्षित समुद्र हो, व्यापार तथा निवेश की अनुकूलताएं हो, जहां संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन भी करता हो। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार यानी आज तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत इस पर आज फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को निशाना बनाने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना आजकल एक नया फैशन बन गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी उस मामले में की जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें एक वकील को अवमानना का दोषी पाया गया और उसे 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जेल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 10 केंद्रीय मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को परिषद का सदस्य बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए जून की शुरुआत में मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रूप से एक और वृद्धि का संकेत दिया है। खुदरा महंगाई दर पिछले 4 महीने से काफी बढ़ी हुई है। केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर तक इसको पहुंचाने के लिए ये संभवतः पहल होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संकेत दिया कि जातीय जनगणना को लेकर बहुप्रतीक्षित सर्वदलीय बैठक इस सप्ताह के अंत में हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 तारीख को लेकर अनेक दलों से बातचीत हुई है। अभी सभी दलों की सहमति नहीं मिली है। सभी की सहमति आने के बाद ही बैठक होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग शुरू से ही जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। बिहार विधानसभा ने इसको लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित किया है। एशिया कप 2022 के पूल ए के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने आखिरी मिनट में गोल खाकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म किया। भारत ने 9वें मिनट में कार्ति सेल्वम के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब्दुल राणा ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर बराबरी का गोल दाग दिया गया। आज भारत का सामना जापान से होगा। और अब खबरें राज्यों से। देश की राजधानी दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने नया एलजी बनाया है। राष्ट्रीय खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल बैजल यहां के उपराज्यपाल थे और भारत सरकार ने अनिल बैजल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड में तेज हवाओं, भारी बारिश और बर्फबारी के बीच केदारनाथ की 4 धाम यात्रा सोमवार को रोक दी गई, जबकि गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की यात्रा हमेशा की तरह जारी रही। हेमकुंड साहिब यात्रा रविवार को शुरू हुई, जिसमें 5000 तीर्थयात्रियों को रोजाना मंदिर जाने की अनुमति दी गई। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष NS बिंद्रा ने कहा कि जिस दिन मंदिर के कपाट खोले गए उस दिन हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन इससे यात्रा प्रभावित नहीं हुई। केरल पुलिस ने अल्पपुझा में PFI की रैली के दौरान एक नाबालिग लड़के द्वारा कथित भड़काऊ नारेबाजी करने का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर PFI द्वारा 21 मई को सेव द रिपब्लिक रैली का एक वीडियो सामने आया था। रैली के दौरान एक लड़का एक व्यक्ति को कंधे पर बैठाकर ये कथित भड़काऊ नारेबाजी करवा रहा था। दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में सफर का मौका मिलेगा। आज से 150 ई बस सेवा की शुरुआत होगी। पहले चरण में मुंडेला कलां और रोहिणी सेक्टर 37 डिपो से अलग अलग मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही राजघाट 2 डिपो सहित ई बसों के लिए तैयार 3 डिपो से बसों के परिचालन की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में ढील दी गई है। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के साथ साथ
नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियम के मुताबिक उन सभी मामलों में जहां एनपीएस कवर किया गया है, अगर सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है तो परिवार पेंशन का लाभ लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को तुरंत भुगतान किया जाएगा। और यदि कर्मचारी को फिर से उपस्थिति मिलती है और सेवा फिर से शुरू करता है तो उसके लापता होने की अवधि के बीच परिवार पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को उसके वेतन से काट लिया जाएगा। मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी याचिका में कहा है कि 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाना चाहिए। संजय राउत ने मेधा किरीट पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्तियों में साक्षात्कार प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ओडिशा के बरहामपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी शिबानी दास को 2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए चुना गया है। खासतौर से कोविड महामारी के दौरान उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अंगड़ाई ली है। दिल्ली में सोमवार की सुबह आंधी और बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी कहीं कहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में बारिश हो रही है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। बाढ़ से 29 जिलों के 7,20,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। नगांव सैलाब की वजह से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ करीब 3.5 लाख लोग संकट में हैं। इसके बाद कछार में 2,20,000 और होजाई में 58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, दरांग, ग्वालपारा सहित कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस ने दोनबास समेत पूर्वी यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। उसने दोनबास क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए तोप और मिसाइल हमले बढ़ाए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी युद्ध को देखते हुए मार्शल लॉ को 3 महीने बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दिया। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कीव पहुंचकर यूरोपीय संघ में उसके शामिल होने की इच्छा का समर्थन किया है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सभी रूसी बैंक्स पर प्रतिबंध, रूसी तेल के आयात पर रोक और रूस से सभी तरह का व्यापार रोकने समेत रूस पर अधिकतम प्रतिबंध लगाए जाने की अपील की है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा क्षण है जब ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या एक बर्बर ताकत विश्व को शासित कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप जरूर करेगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमला करने के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान के खिलाफ चीन के बल प्रयोग का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद चीन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। गूगल, फेसबुक सहित बड़ी टेक कंपनियों के विज्ञापन कारोबार को तोड़ने के लिए अमेरिकी सांसदों ने सीनेट में नया विधेयक रखा है। ये कानून बना तो कई प्रकार के डिजिटल विज्ञापन देने के लिए एक्सचेंज चला रही और सालाना $2,000 करोड़ यानी कि करीब
1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर रही टेक कंपनी को अपना कारोबार कई कंपनियों में तोड़ना पड़ सकता है। फिलीपींस में 130 से अधिक लोगों को उत्तर पूर्वी प्रांत क्वेजोन ले जा रही एक नौका में सोमवार सुबह आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। तटरक्षक बल ने बताया कि ज्यादातर यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है। इस हादसे में 4 लोग लापता हो गए हैं। 134 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से ज्यादातर को आग लगने के कारण पानी में कूदना पड़ा। हालांकि इलाके में तैनात जहाजों ने उन्हें बचा लिया। तटरक्षक बल के मुताबिक नौका के मलबे को तट पर लाया गया। तस्वीरों में नौका से आग की लपटें और धुआं उठता नजर आ रहा है।